नमस्ते। तो भाई बिहार में चुनावी माहौल एकदम गर्मा गया है। आज 29 अक्टूबर को ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, चलिए सब कुछ समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र उस पे डालते हैं। पहले तो समझेंगे कि चुनावी मैदान सजा कैसे है, फिर देखेंगे कि वादों की जो जंग छिड़ी है उसमें कौन क्या कह रहा है। बात करेंगे उन बड़े चेहरों की जो जमीन पर उतरे हुए हैं, और हाँ, उन एक्स फैक्टर्स को भी नहीं भूलेंगे जो पूरा का पूरा गेम बदल सकते हैं। और आखिर में जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है, और वो एक बड़ा सवाल जो इन सब के ऊपर है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लड़ाई है किसके बीच। देखिए, बिहार का जो चुनावी मैदान है ना, वो मोटा मोटा दो बड़े खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है महागठबंधन। और सत्ता की जो असली जंग है वो इन्हीं दोनों के बीच चल रही है। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं है। असली जंग तो वादों के मैदान में भी लड़ी जा रही है। तो वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या क्या बड़े वादे किए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, महागठबंधन ने कुछ बहुत बड़े दाव चले हैं, जैसे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा, फिर जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए, मुफ्त बिजली का भी वादा है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द करने की बात भी कही है। अब इसके जवाब में एनडीए का क्या कहना है? उनका स्टैंड बड़ा सीधा। उन्होंने इन सभी वादों को बस एक शब्द में खारिज कर दिया है, अवास्तविक। मतलब ये पूरे हो ही नहीं सकते। लेकिन एनडीए की इस आलोचना के बावजूद तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में है। उनका कहना है कि ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये गारंटी है और ये पूरे होकर रहेंगे। इससे साफ पता चलता है कि महागठबंधन अपने इन वादों को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, तो ये तो हुई वादों की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। देखते हैं कि ग्राउंड पर कौन से बड़े बड़े चेहरे कैंपेनिंग कर रहे हैं और माहौल क्या बना हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक बड़ी खबर ये है कि करीब 2 महीने बाद राहुल गांधी बिहार वापस आए हैं और वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोर्चा संभाले हुए हैं। आज इन दोनों नेताओं की जॉइंट रैलियां हो रही हैं। कहाँ? मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। और जाहिर है, मकसद एकदम साफ है, अपने वोटर्स के अंदर एक नया जोश भरना, उन्हें मोबिलाइज करना। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तरह से एक्शन में है। वो भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह को ही मैदान में उतार दिया है। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, लिस्ट देखिए। इससे पता चलता है कि एनडीए इस चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा। अमित शाह दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में हैं। राजनाथ सिंह कई जिलों में रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पटना पहुंच चुके हैं। मतलब ये एक तरह का चौतरफा हमला है, पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड। लेकिन रुकिए, ये चुनाव सिर्फ इन दो गठबंधनों के बीच की सीधी लड़ाई नहीं है। इसमें कुछ ऐसे एक्स फैक्टर्स भी हैं जो किसी भी वक्त पूरा गेम पलट सकते हैं। कौन है ये एक्स फैक्टर्स? आइए देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज। और मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक नोटिस भेज दिया है। तो ये नोटिस है किस बारे में? आरोप ये है कि प्रशांत किशोर का नाम दो दो राज्यों की वोटर लिस्ट में है, बिहार और पश्चिम बंगाल। और जैसा कि हम जानते हैं, कानूनन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक काफी सीरियस मामला बन गया है। अब इस नोटिस पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन भी बहुत तगड़ा आया है। उन्होंने इसे सीधे सीधे एक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि वो सिर्फ बिहार के करघर से वोटर हैं और उन्होंने तो अधिकारियों को चैलेंज तक कर दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। और सबसे बड़ी बात, उनकी पार्टी जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतलब वो उस चुनाव में एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो हमने वादों की बात की, रैलियों को देखा और एक्स फैक्टर्स को भी समझा। अब जरा देखते हैं कि फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है, और उस एक सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरे चुनाव के दिल में है। देखिए, एनडीए की तरफ से तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। उनका जो फाइनल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं और एचएएम और आरएलएम दोनों को 6-6 यानी कुल 12 सीटें दी गई हैं। लेकिन ये सब तो हुई राजनीति की बातें। सीट शेयरिंग, वादे, रैलियां, इस सारे शोर के पीछे बिहार की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है
जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो सच्चाई सिर्फ एक नंबर में छुपी है। देश के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के पैमानों पर बिहार सबसे नीचे, मतलब सबसे आखिरी पायदान पर है। ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, और असल में तो हर चुनावी वादे को इसी सच्चाई की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। तो आखिर में सवाल बस यही आकर टिकता है, क्या यह चुनाव सिर्फ बड़े बड़े वादों और राजनीतिक गठबंधनों का खेल बनकर रह जाएगा, या फिर इस बार जो जनादेश आएगा वो बिहार की इस बुनियादी हकीकत को, इस सच्चाई को बदलने के लिए होगा? इसका जवाब तो अब बिहार की जनता ही देगी।